राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाते। निशांत बिसेन जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्र सिंह चौहान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े स्टूडियो में, सर आप भी मौजूद है, बहुत स्वागत है। और साथ ही अजय त्रिपाठी सर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं, लगातार सुबह से बने हुए हैं और पल पल के अपडेट पर अपनी जो जिस तरह से विश्लेषण दे रहे हैं, आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत आपसे स्वतंत्र जी कर रहा हूं, आगे चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भावना जो है कितने आगे तक बढ़ेगी, क्या लग रहा है? जो मार्जिन अब 308 है वो 1000 का आंकड़ा टच करेगी, उससे आगे बढ़ेगी, क्या लग रहा है इस वक्त आप लोगों को? देखिए राघव जी, कांग्रेस पार्टी इस चीज को लेकर आश्वस्त है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। अभी अगर आप अपने संवाददाता जी से एक बात कंफर्म करेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये अर्बन एरियाज की काउंटिंग का डेटा निकल करके सामने आ रहा है। और अगर अर्बन एरियाज में हम नेक टू नेक चले गए, और नेक टू नेक छोड़िए, वी आर लीडिंग, वो 600, 800, 300 वोट जो भी है हम उससे लीड कर रहे हैं, तो अब पांचवें राउंड की गिनती के बाद ग्रामीण दतिया की गिनती शुरू होगी। और जैसे ही ग्रामीण दतिया की गिनती शुरू होगी, आप देखेंगे कांग्रेस का जो विनिंग मार्जिन है या फिर जो लीडिंग मार्जिन है वो डिसाइसिव और सिग्निफिकेंट होता चला जाएगा। हम एक निर्णायक बढ़त लेने की ओर 7वें 8वें राउंड तक चले जाएंगे। याद होगा राघव जी आपको 2023 का चुनाव, जब 2023 का चुनाव चल रहा था, नरोत्तम मिश्रा बनाम राजेंद्र भारती, उस वक्त भी नरोत्तम मिश्रा 5वें 6वें राउंड तक आगे चल रहे थे। और ये पूरा खेल जो है 6वें राउंड के बाद शुरू हुआ। भाजपा की सरकार बन गई राज्य में, उसके बाद भी दतिया की गिनती जारी थी और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है दतिया में। आखिरी में 15वें राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस पार्टी एक 7000 के एक विनिंग मार्जिन से चुनाव जीत करके आती है। आप देखेंगे बिल्कुल अक्षरशः कट कॉपी पेस्ट 2023 के चुनाव का यहां पर होता आपको दिखाई देगा, जब कांग्रेस पार्टी निर्णायक बढ़त ले लेगी। राघव जी सनद रहे आपको एक बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी आज की डेट में सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ती। हमारा मुकाबला पूरी राज्य मशीनरी से होता है। जिस प्रकार से प्रशासन वहां पर मूक दर्शक बना हुआ, जिस प्रकार से प्रशासन ने वहां पर एक भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम किया, और चुनाव आयोग के बारे में कांग्रेस नहीं, अब तो भारत की सारी विपक्षी पार्टियां उसके खुला खेल फरुखाबादी का जो एक भाजपा के साथ एक डर्टी कोलिशन है उसको उजागर कर चुकी हैं। तो हमारा जो विरोध होता है, हमारा जो एक राजनीतिक मुकाबला होता है, वो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा के काडर से नहीं होता। हमारा मुकाबला पूरी राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से होता है। हमारा मुकाबला चुनाव आयोग की बायसनेस से होता है। उसके बावजूद भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कैसा नेक टू नेक लड़ा एक बाईपोल में। आप देखिए, जो लोग कहते थे कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस भाजपा से बहुत पीछे, आप देखिए तो सही दतिया में क्या नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं हमारे कार्यकर्ता जी। चलिए ठीक है, उमंग सिंगार कुछ बातचीत कर रहे हैं हमारे संवाददाता, उनको जरा सा सुन लेते हैं। उमंग सिंगार क्या कुछ कह रहे हैं उनको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले निशांत जी एक रिएक्शन आपसे ले लेते हैं। जो कुछ आरोप कांग्रेस लगा रही है कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेटिक लड़ाई नहीं है, मशीनरी से लड़ाई है, लेकिन स्वतंत्र जी अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि आप इस तरह से लीड कर रहे होते। चलिए लौटेंगे आपके पास। निशांत जी आपको क्या लग रहा है? 308 वोटों से अभी इस वक्त आप लोग दतिया में पीछे हैं, बड़ा आगे कितना आप देख रहे हैं? बिल्कुल, बहुत रोमांचक मुकाबला चल रहा है दतिया के इस उपचुनाव के लिए, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आप सरकारी मशीनरी पर आरोप लगाते हैं, आप चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाते हैं, और फिर भी आप 300 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आप खुद के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, और लोकतांत्रिक जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारा इतना बढ़िया फेयर इलेक्शन करवाती हैं, उन लोगों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना थोड़ा मुझे हैरत में डालता है। खैर, दतिया का इलेक्शन बहुत शानदार तरीके से हम सभी ने लड़ा, शांतिपूर्ण मतदान वहां पर हुआ, और जिन परिस्थितियों में दतिया के इलेक्शन हुआ, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं। अगर मैं अपने दल की बात करूं तो सीतापुर मंडल, जहां पर हम कभी नहीं जीते थे, उस मंडल पर हमने लीड हासिल की। तीसरे राउंड तक हम आगे चलते रहे, अभी भी बहुत ही मेरे ख्याल से 200-300 वोटों का महज फर्क है। तो मेरा यह विश्वास है कि 15 राउंड की जब ये गिनती पूरी होगी, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, भारतीय जनता पार्टी ने दतिया में जो विकास कार्य किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दतिया की जो तस्वीर बदली है, उन सब को देखते हुए दतिया का मतदाता ये तय कर चुका था कि इस बार 2023 में जो गलती हुई है उसे दोहराना नहीं है, और ये सीट हमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालनी है। हम शुरू से ही ये बात करते आ रहे हैं कि आशुतोष तिवारी जी एक हैं, जब नरोत्तम मिश्रा जी उनके साथ जुड़ जाते हैं तो 11 हो जाता है, और जब डॉक्टर मोहन यादव जी साथ आ जाते हैं तो वो 111 हो जाता है। यानी सामूहिकता के भाव के साथ, संगठन की शक्ति के साथ और कार्यकर्ताओं के बल पर अपने कामकाज को लेकर हम दतिया की जनता के बीच गए, और हम आशान्वित हैं कि एक शानदार नतीजे के रूप में हम सामने आएंगे। आगे पीछे होने का खेल चलता रहेगा, लेकिन थोड़ी देर में स्थिति और तस्वीर साफ होगी, तब हम एक निर्णायक रिजल्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले उमंग सिंगार कुछ कह रहे हैं, उनको सुनवा देते हैं।
प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दतिया उपचुनाव के परिणामों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने शुरुआती रुझान में बढ़त बनाई है। सर, लगातार कांग्रेस के नेताओं की, आप लोगों की मेहनत अब रंग ला रही है। लेकिन इसी तौर से वहां पर जिस प्रकार की स्थितियां थी वो कांग्रेस के पक्ष में थी। भारतीय जनता पार्टी से 22 साल के राज में लोग नाराजगी की जो स्थिति है, तो मैं समझता हूं कि चुनाव की शुरुआती दौर है, ट्रेंड है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में आएगा, मुझे ऐसा विश्वास। किन किन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा? मुद्दे तमाम थे, चाहे वहां पे चाहे दलित हो, आदिवासी हो, चाहे उनकी जमीनों के विवाद हो, चाहे पिछड़ों के आरक्षण की बात हो, चाहे युवाओं को नौकरियों की बात हो, चाहे किसानों को खाद नहीं मिलती, 24 घंटे बिजली, तमाम ऐसे मुद्दे जो पूरे प्रदेश के मुद्दे हैं। और वही एक सूचक है दतिया चुनाव कि जिस प्रकार से वहां पर एक स्थानीय आतंक भी था, उस आतंक का अंत होगा। एक सरल स्वभाव, एक राजा और रंग की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने बताई थी, लेकिन एक राजा जो खाट पर बैठ के अगर गरीब के साथ बैठ के खाना खा सकता, पानी पी सकता, तो ऐसे राजा को तो जनता चाहेगी। सर, राजेंद्र भारती को सस्पेंड किया गया आखिरकार ठीक परिणाम के एक दिन पहले। अब स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से पार्टी ने निर्णय लिया और जो सामने देखा एक उम्मीदवार की शिकायत के आधार पर घनश्याम सिंह जी की, तो इसका मुझे नुकसान भुगतना पड़ रहा है भारती जी को। सर, आखिरी सवाल, क्या नरोत्तम मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई बीजेपी को हराने? अब नरोत्तम मिश्रा जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं है तो वो एकल भोजन में लगा दिया उनको। अब एकल भोजन कर रहे, उनके लोगों ने क्या करा, एकल काम किया, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। तो देखा उमंग सिंगार क्या कुछ कह रहे हैं। सब लोग आश्वस्त है, कांग्रेस भी आश्वस्त है, बीजेपी भी एक तरफ आश्वस्त है, लेकिन जरा सा फैक्टर समझ लेते हैं। अजय सर, आपका रुख कर रहा हूं, क्या फैक्टर रहे होंगे जो अब तक तस्वीरें सामने आ रही हैं? 2023 की अगर काउंटिंग की बात कर ले, चुनाव की बात कर ले, तो उपचुनाव और चुनाव के बीच में एक बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, वही पैटर्न नजर आ रहा है। आप अब तक इस 5वें राउंड की गिनती के बाद क्या फैक्टर, क्या संकेत, क्या मैसेज देख पा रहे हैं अब तक की काउंटिंग में? देखिए, जो बड़ी बात इस पूरे चुनाव में थी कि बीजेपी लगातार अपना पूरा प्रचार कर रही थी, कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही थी, पर आपने देखा होगा कि इस पूरे चुनाव में मतदाता जो था बहुत साइलेंट था। जबकि इस चुनाव को हम लोग 2003 से लगातार इसको चुनाव को देख रहा हूं मैं, दतिया सीट को मैं 2003 से कवर कर रहा हूं इसको। उस समय जब चुनाव हुआ करते थे, जो मतदाता पूरी सक्रियता के साथ बात करता था, और सिर्फ दतिया नहीं, दतिया का, भांडेर का, सायबड़ा का, तीनों चारों सीटें वहां की जो है सब पे। लेकिन पहली बार ऐसा दिखा कि वहां का मतदाता बहुत खामोशी के साथ रहा। वो नरोत्तम दादा या राजा साहब, घनश्याम सिंह जी जो किसी के पक्ष में किसको वोट देगा कोई भी नहीं समझ पा रहा था। तो इसलिए ये कहना पहले से तय समझ ही कोई नहीं समझ सकता है करने वाला व्यक्ति कि इसमें कोई बड़ा परिणाम आएगा, ऐसा रिजल्ट होगा। लेकिन ये तय कि जो विकास की बात, मेरा जो बार बार तर्क, मैं सुबह भी मैंने कई पैनलिस्ट से बात की कि जिस मुद्दे से हम चुनाव पे लड़े थे, जहां से दतिया की कहानी शुरू हुई थी 2008 में, जब मध्य प्रदेश में डिलिमिटेशन हुआ और डिलिमिटेशन के बाद डबरा सीट अनुसूचित जाति को चली गई, तो नरोत्तम मिश्रा वहां से शिफ्ट करके दतिया में आए और दतिया को उन्होंने अपना बना लिया। नरोत्तम मिश्रा रोते हुए कहा कि दतिया जब मैं आया था यहाँ तांगे चला करते थे, मैंने हवाई अड्डा चलवा दिए। स्वाभाविक रूप से दतिया का डेवलपमेंट किया, विकास हुआ, पर विकास बनाम विरोध वो इस पूरे ट्रैक में गायब हो गया। ना कांग्रेस ने विकास की बात की कि विकास अवरुद्ध हो गया, विकास नहीं हुआ। बीजेपी जो तमाम दावे कर रही थी वो भी विकास चलेगी। बीजेपी टोटल मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है और कांग्रेस में क्या गलतियां हो रही है, कांग्रेस में क्या गुटबाजी हो रही है, पूरा ये आरोप प्रत्यारोप का चुनाव बन गया राघवेंद्र। और आरोप प्रत्यारोप के चुनाव में इस बात से पूरी सहमति है कि ये चुनाव में, जो फिर वही बात कह रहा हूं कि ये चुनाव कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते या कुछ भी हो, लेकिन ये चुनाव बड़ा नुकसान करेगा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, जिस व्यक्ति ने इस पूरी पृष्ठभूमि तैयार की। अगर मुझे लगता है कि दोनों मेहमान बैठे हुए अपनी अपनी बात रखेंगे बाद में, अगर ये चुनाव कांग्रेस जीतती है तो भी ब्लेम जाएगा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के ऊपर कि आखिरकार आपके लोगों ने आपके कहने के बाद भी काम नहीं किया और पार्टी चुनाव हार गई। और अगर भाजपा जीत जाती है तो आशुतोष तिवारी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, जब वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हुआ करते थे और ग्वालियर में पढ़ा करते, तब से मैं जानता हूं उनको। अगर वो जीत जाते हैं तो अगले बार वो स्वतंत्र रूप से दावेदार होंगे और संघ का होने की वजह से पार्टी टिकट उनको ही देगी। तो नरोत्तम मिश्रा का विकल्प क्या होगा, ये बड़ा सबसे बड़ी चुनौती। और राजेंद्र भारती को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाया गया राजेंद्र भारती पर निष्कासित भी कर दिया, क्या अगर कांग्रेस हारती है तो एक बड़ा फैक्टर उनके कंधे पर भी डाला जाएगा? देखिए, राजेंद्र भारती टूल है कांग्रेस के लिए।
राजेंद्र भारती कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता नहीं है। कल जब उनको पार्टी से सस्पेंड किया गया तब मुझे कोई किसी को हुआ होगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि राजेंद्र भारती वो व्यक्ति हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, राजेंद्र भारती ने बसपा से चुनाव लड़ा, राजेंद्र भारती ने कांग्रेस चुनाव लड़ा। वो कांग्रेस में जाते हैं, फिर कांग्रेस में जब कांग्रेस को जरूरत होती है तो कांग्रेस राजेंद्र भारती को ले लेती है और फिर उसके बाद राजेंद्र भारती का यूज करती है। ये 2023 का चुनाव जीत गए वो, उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 2018 के चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, नरोत्तम मिश्रा की जीत के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, अगर ये कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उस व्यक्ति के साथ खड़ी होती तो आज जो बीजेपी को फायदा मिला वो फायदा कांग्रेस के 2018 के चुनाव के बाद ही मिल सका। पेड न्यूज के मामले में उस व्यक्ति ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लड़ते लड़ते वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कांग्रेस पूरी तरह उसके साथ नहीं खड़ी थी और यही नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने बैन कर दिया, इनका चुनाव अवैध घोषित हुआ। उसके बाद भी बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने बचा लिया। तो राजेंद्र भारती ना तो कांग्रेस के होते हैं, कांग्रेस राजेंद्र भारती की होती है। इसलिए राजेंद्र भारती की बात करना, ये राजेंद्र भारती या सस्पेंड हो सकता है कल को टर्मिनेट कर दें, लेकिन राजेंद्र भारती फिर लौट के आएंगे और फिर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नुकसान इसका कांग्रेस को जरूर कहीं ना कहीं होगा ना सर, इसलिए तो उनको हटाया गया ना। स्वतंत्र जी आपका रुख कर रहा हूं, ठीक है, उसको लेकर आपकी पार्टी के नीतिगत फैसले हैं वो कि आपने निष्कासित कर दिया, आरोप लगाया आप लोगों ने, लेकिन गुटबाजी को लेकर सवाल है। आप लोग सवाल उठाते हो मशीनरीज पर, आप लोग बीजेपी पर उठाते हो, लेकिन फिर बीजेपी कहती है कि आप अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाते हो, इसलिए नतीजे आपके सामने आते हैं। देखिए राघवेंद्र जी, जितने भी रिपोर्टर्स ग्राउंड पर हैं, आपके भी रिपोर्टर्स ग्राउंड पे होंगे, बिल्कुल, आप उनसे इस चीज की बानगी पूछ लीजिएगा। इस चीज को उदाहरण के माध्यम से वो बताएंगे कि जितने यूनिटी के साथ, जितने सिनर्जी के साथ, जितनी एकता एक रूपता के साथ कांग्रेस पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ा है, ये एक मिसाल और एक उदाहरणीय है चुनाव होगा। मैंने आपके कार्यक्रम में ही कहा था कि दतिया एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संदेश देने वाला है। जब मैं कहता हूं कि दतिया एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संदेश देने वाला है, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हम वहां पर चुनावी जीत, चुनावी हार और चुनाव जीत से उस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि दतिया एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संदेश देने वाला है, तो वो राष्ट्रीय संदेश मैं कहता हूं हमारी संगठन शक्ति का है, हमारी अनुशासनात्मक कार्यवाही का है, हमारे कार्यकर्ताओं के बल का है, जो लगातार इतनी बड़ी मशीनरी का एकदम डट करके मुकाबला कर रहा है। तो राघवेंद्र जी, गुटबाजी की बात कांग्रेस में उठती रहती है। भाई कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी की तरह एक रेजिमेंटेड पार्टी नहीं है। देखिए बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या है। कांग्रेस इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल पार्टी, बट बीजेपी इज अ रेजिमेंटेड पार्टी। रेजिमेंटेड पार्टी का मतलब होता है वहां अनुशासन के नाम पर स्लेवरी चलती है। स्लेवरी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बिग बॉस ने जो कह दिया वही हां, बिग बॉस ने जो कह दिया वही ना अपना कोई विचार है, ना अपना कोई आंतरिक ना कोई अपना आंतरिक थॉट प्रोसेस है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस और बीजेपी की तुलना करना गलत है। देखिए राघवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी का आप लोग गुटबाजी के लगातार आरोप लगाते रहते हैं। हम लोग थोड़ी लगाते हैं सर, तस्वीरें दिखती है तो हम सवाल पूछते हैं। एक बार बोले हम कौन होते हैं कहने वाले कि स्वतंत्र जी आपके भीतर, आपके घर के भीतर कुछ अच्छा नहीं, आप दिखाएंगे तो हम पूछेंगे। लेट मी सी, हम इसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लेते हैं। राघवेंद्र जी जो आप बोलते हैं, अच्छा, आपके भीतर हो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, उनके यहाँ हो तो डिस्ट्रक्टिव स्लेवरी, ये तो फिर वही आरोप है ना। फिर उनके पास जाऊंगा, निशांत जी के पास, तो वही बात वापस कहेंगे वो। देखिए स्वतंत्र जी जो कह रहे थे, मैं बहुत ध्यानपूर्वक उन्हें सुन रहा था। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित पार्टी है, और आप जिस स्लेवरी की बात कर रहे हैं, क्या आपका इशारा था मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे लगता है इशारा ये था कि आपके पार्टी के भीतर जो ऊपर से हाईकमान से कह दिया जाता है वही सर्वे सर्वा होता है, और ये करें कि इनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबको बोलने की आजादी है, इसलिए कुछ भी बोल दिया जाता है, कुछ भी सुना जाता है। नहीं, ये बड़ा विरोधाभास हो जाएगा। फिर तो हाईकमांड कल्चर ही कांग्रेस का है, हाईकमांड कल्चर ही कांग्रेस का है। हमारे अंदर 45 साल का एक, वही बात वो भी कहेंगे, हमारे यहाँ 45 साल का एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आप परिवारवाद से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हम विषयांतर हो रहे हैं इसलिए ये बातें हो रही हैं। अब हम दतिया पर अगर सेंट्रिक रहते तो दतिया की बात आती, लेकिन चूंकि विषय निकला है परिवारवाद पर, आप आधारित हैं, एक परिवार के बाहर आप निकल नहीं पा रहे हैं। अब इसमें हमारा भला क्या दोष है? हमारे यहां तो एक बड़ा साधारण सा कार्यकर्ता भी उच्च स्तर पर जाता है, उच्च सम्मान पाता है, उच्च पद पर आसीन होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। हम विचार आधारित पार्टी हैं, हम संगठन आधारित पार्टी हैं, हम कोई हाईकमांड से आदेश पाकर चलने वाले लोग नहीं हैं।
दतिया की अगर हम बात करें तो दतिया का चुनाव एक बड़ा संदेश इसलिए देता है। देखिए यहां पर भी ठीक है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, उनका टिकट कटा, उसके बाद कार्यकर्ताओं की थोड़ी असहमति थी, क्षणिक आवेग था, लेकिन एक दिन में सारे लोग अपने काम में लग गए। राघवेंद्र जी, सारे लोग अपने काम में लग गए। हमने एक शानदार इलेक्शन लड़ा, मैं बार बार कह रहा हूं, और यही हमारा चुनाव लड़ने का पैटर्न होता है जहां हम सब मिलकर इलेक्शन में जाते हैं। ठीक है, इलेक्शन के राउंड से आप 5 राउंड की बात कर रहे हैं, छठे राउंड में तस्वीर पलट जाएगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अजय सर का कोई सवाल था, उसको ले लेते। सवाल नहीं, बस सिर्फ जो स्वतंत्र जी बात कर रहे थे कि मैं एक सब इतिहास, चूंकि मुझे उसका गवाही रहा हूं, मैं बहुत पढ़ा हम लोगों ने। कांग्रेस में ये बिल्कुल सही है, उनसे बात सहमत हूं। कांग्रेस में ये गुटबाजी नहीं कह सकते, कांग्रेस में ऐसा होता ही है। कांग्रेस की ये परंपरा है, कांग्रेस का ये वंशानुगत विषय है, जेनेटिक सब्जेक्ट है। क्योंकि जब आज आप देख रहे हैं बहुत सालों बाद राघवेंद्र, मुझे याद है, मतलब मुझे पढ़ा है मैंने कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे मूलचंद देश लहरा जी। जब वो अध्यक्ष बनकर आए थे भोपाल, तो उनके खिलाफ नारीबाजी हुई थी, लड़ाई हुई थी, गुटबाजी हुई थी, लाठियां चली थी पहले अध्यक्ष के उसमें। तो भाजपा में, कांग्रेस में सब परंपरा है। उर्मिला सिंह जी जब बनी थी यहाँ पे, सुभाष भाई जब बने थे, तो एक तरफ सुभाष भाई का करीब 300-400 गाड़ियों का काफिला इस भोपाल में पहली बार देखा गया कि किसी पीसीसी चीफ बनता है कोई तो 400 गाड़ियां आती हैं। वहीं दूसरे लोग करीब 250-60 गाड़ियों के साथ अलग उधम करे के साथ इनको गलत बना दिया गया। तो कांग्रेस में तो परंपरा है, कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। इससे मैं सहमत हूँ स्वतंत्र जी के, ये फ्रैक्शन नहीं है, आपस में गुटबाजी नहीं है, ये कांग्रेस की परंपरा है। दूसरी बात जो बिसेन भाई कह रहे थे कि स्वाभाविक रूप से इस पार्टी में डिसिप्लिन है, और जो वो बात नहीं कह पा रहे, वो हकीकत ये है स्वतंत्र जी की, भाजपा में हर हाथ के लिए काम है और हर काम के लिए हाथ है। जो काम दे दिया, अगर उनको गेट, अगर कह दिया गया आशुतोष तिवारी को तुम गेट पे खड़े रहोगे, तो आशुतोष तिवारी गेट पे खड़ेंगे, डिसिप्लिन है। लेकिन बदल रही है बीजेपी, उस बीजेपी के बदलाव का असर दतिया में भी दिखाई पड़ा है। 45 साल का व्यक्ति अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन वो प्रभात झा जिसने पूरी जमीन नापी थी, उसने भाजपा को खड़ा किया था, उस व्यक्ति को चुनाव के 5 मिनट पहले पता पड़ता है कि अब वो अध्यक्ष नहीं होगा। ये भाजपा है। तो मतलब सभी हम, हाँ ठीक है, दे दीजिए। हम सभी इन फैसलों को शिरोधार्य करते हैं, हाँ मतलब मान लेते हैं स्वतंत्र जी। लेकिन आपसे सवाल ये है कि विकास, अब थोड़ा सा दतिया पे वापस लौटते हैं। मेरा सवाल भी था कि आखिरकार जहां से चुनाव शुरू हुआ, हाँ विकास बनाम विरोध, उसको तो दोनों ने हाशिए पे कर दिया ना। लेकिन सर यहाँ इस बार ये हुआ ना, विकास बनाम बदलाव की बात जो जीतू पटवारी वहां कह रहे थे कि बदलाव देखने को मिलेगा, बदलाव को लेकर जनता वोट करेगी, और इधर बिसेन साहब थे, इनकी पार्टी थी, ये विकास की एक नई तस्वीर दिखा रही थी। स्वतंत्र जी आपका रुख कर रहा हूं, क्या लग रहा है किस पर मुहर लगेगा, विकास पे या बदलाव की जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं? बदलाव से क्या कह रहे हैं? एक तस्वीर आई थी शायद बसई से चुनाव के दरमियान की वहां लोग सड़क ना बनने के विरोध में खड़े हुए थे, एसडीएम साहब पहुंचते, उनको समझाते, वो कह रहे थे कि नहीं हम वोट नहीं करेंगे। तो किस बदलाव की बात आप कह रहे थे, किस बदलाव की तस्वीर आप दिखा रहे थे? चलिए लौटेंगे, लेकिन छठे राउंड की गिनती खत्म हो गई है, इसका रुख कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छठे राउंड की गिनती खत्म हुई है, कांग्रेस को एक बार फिर से 4809 वोटों की लीड मिली है। घनश्याम सिंह 1786 वोटों से आगे चल रहे हैं। स्वतंत्र जी बैठे बैठे ताली बजा रहे स्टूडियो में, खुशी की बात है इनके लिए। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 3331 वोट अब तक मिले हैं। तो ये देखिए, ये अब तक की छठे राउंड की जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। छठे राउंड की गिनती खत्म हुई है, स्वतंत्र जी के चेहरे पर खुशी है, एक मुस्कान है। क्या कहेंगे स्वतंत्र जी सीधे सीधे? 4809 वोटों की लूट। जी सर, बार बार कंफ्यूजन होता है, उसको दूर कर दे कि उस राउंड की गणना लगे ओवरऑल लीड 4000 की हो गई है। हाँ, ओवरऑल 1786 की ओवरऑल लीड हो गई। तो थोड़ा सा आप जब बताएं, एक्सप्लेन करें तो बताते जाएं दर्शकों को कि ओवरऑल लीड इस राउंड में इतना हुआ, ओवरऑल लीड जो है इतने की हो गई है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बेहतर बताएंगे तो अच्छा होगा राघवेंद्र। ठीक है, लेकिन चलिए अब तो लीड आपके सामने, स्वतंत्र जी मुस्कान आपके चेहरे पर है, क्या कहेंगे? राघवेंद्र जी, मैंने आपसे अभी मतलब मुझे लगता है 5 मिनट पहले कहा था कि ये अर्बन सीट्स की काउंटिंग हुई है पहले फर्स्ट 5 राउंड्स में, ठीक है ना। जैसे ही हमारा रूरल बेल्ट खुलना शुरू होगा, आप एक डिसाइसिव लीड हमारी देखना शुरू करेंगे, हम एक निर्णायक बढ़त की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। घनश्याम सिंह जी ने कहा कि हम 12000 से चुनाव जीतेंगे, और यही हमारा आकलन है कि करीब करीब 10 से 12000 के आसपास जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, सर्वेज हैं, इतना हम चुनाव जीतेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई जो आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, आपने बिल्कुल
शुरुआत वहीं से हुई, डेंट पड़ा हमको, बिल्कुल डेंट पड़ा। आप भी जानते हैं कितनी बार हम सबने कह दिया कि वो किसकी तरफ से प्रायोजित उम्मीदवार थे, ये हम कह रहे हैं क्या, ये कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और दतिया का एक एक व्यक्ति कह रहा है। लेकिन अब ठीक है, जो है तो है, क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम चुनाव जीत करके आएंगे। आप देखिएगा राघवेंद्र जी, एक चीज सुनिए, आप देखिए जो फर्स्ट राउंड की गिनती हुई थी तो 1100 से आगे थे हमारे बीजेपी की कैंडिडेट 1100 से आगे थे। अब छठवें राउंड की गिनती हो चुकी है। इतनी बड़ी लीड भाई साहब, इतनी बड़ी लीड अभी तक दोनों में से किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिली थी। छठवें राउंड की गिनती के बाद 1700 वोट से आगे हैं। अब आप देखते चलिए, बस 8वें 9वें और 10वें राउंड में पहुंचने दीजिए, उसके बाद करीब करीब जो आपका जो एक सरदर्द है पत्रकारों का, हमारे न्यूज चैनल का सरदर्द है, ये समाप्त हो जाएगा 10वें राउंड तक आते आते भाई साहब। लेकिन विशन जी के पास जाऊंगा तो कहेंगे कि जल्दबाजी होगी, क्यों विशन जी? नहीं, मैं जल्दबाजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन अंतिम नतीजा तो 15 राउंड तक ही आएगा। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि लगभग 1700-1800 वोटों की आपको लीड मिली है, लेकिन ये कह देना कि ये एक राउंड में मिली है, ये उचित नहीं होगा। सिंगल राउंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 1100 वोट की लीड मिली थी। तो चलिए, बहुत बढ़िया अभी के लिए आपको, लेकिन हमें ये पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे आगे के राउंड बढ़ते चले जाएंगे, हम इस परिणाम को पलटने में कामयाब रहेंगे। दतिया की जनता ने जो वोट दिया है वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जीते, तो ऐसा ही होगा। तो विश्वास, काउंटिंग जो चल रही थी, मैं देख रहा था काउंटिंग लगातार, मैं संपर्क में था अपने रिपोर्टर्स के, तो जो सतन भाई कह रहे थे, ग्वालियर रोड की भी काउंटिंग हुई है। ग्वालियर रोड थोड़ा सा ग्रामीण इलाके में आता है, अब थोड़ा बसाई की तरफ बढ़ेंगे तब अलग भाई भांडे की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे, उसे सराउंडिंग एरिया हो, लेकिन दतिया शहर में काउंटिंग होगी तब देखा जाएगा। लेकिन एक दो ईवीएम जो खुली है वो ग्वालियर रोड की भी खुल चुकी हैं और उसके आगे की भी खुल चुकी हैं, और उसका रिजल्ट इसमें साफ साफ जुड़ा हुआ है, तो बड़ा मिक्स रिजल्ट आ रहा है। लेकिन मार्जिन क्या होगा सर, क्या लग रहा है? क्योंकि 6 राउंड, अब महज 9 राउंड और बचे हुए हैं, 15 राउंड की गिनती है, जो धीरे धीरे ये जो टिक 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 करके घड़ी जो आगे बढ़ रही है, धड़कनें बढ़ रही होंगी विसेन जी की। स्वतंत्र जी हालांकि जरूर अभी खुश है कि हार्ट बीट जो है वो बैलेंस्ड होगी, लेकिन सर क्या लग रहा है, ये मार्जिन बढ़ेगा? एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, फिर एक बड़ी ब्रेकिंग की तरफ चलेंगे। कि ये रिएक्शन बढ़ेगा कम से कम 10 राउंड तक। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा अपडेट आपको बताया। दतिया उपचुनाव में बड़ा उलटफेर, जिसकी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे थे। छठे राउंड में भी कांग्रेस आगे है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी लगातार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। छठे राउंड के बाद घनश्याम सिंह इस वक्त 1800 वोटों से आगे हैं। आशुतोष तिवारी को अब तक 6 राउंड के बाद 24,071 वोट मिले हैं। घनश्याम सिंह को 25,856 वोट। ये सब 6 राउंड के बाद, ये तस्वीरें अब साफ हो गई हैं और ये मार्जिन रहा है अब तक वोटों का। स्वतंत्र जी, एक बार फिर आपका रुख कर रहा हूं, 6 राउंड के बाद जरूर आपको बढ़त जरूर मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वही सवाल जो सर कह रहे थे, अजय सर कह रहे थे कि किस बेस पर आपको ये वोट मिल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी हो जा रहा है ना, क्योंकि बीजेपी ने विकास की तस्वीर दिखाई, आपने बदलाव की तस्वीर दिखाई। बदलाव बनाम विकास की इस लड़ाई में कांग्रेस अपने आप को कहां देख रही है इस बेस पर? राघवेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये किस बेस पर वो चुनाव हमको लीड मिल रही है। मुझे लगता है कि मैंने जैसा कि अपने आरंभिक वाक्यों में कहा था कि हम दतिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और दतिया की जनता पीताम्बरा माई के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संदेश देना चाहती है। जिस प्रकार धर्म के नाम पर खुली लूट हुई, देखिए राघवेंद्र जी, आपको लगता है कि जैसे कुछ दिन पहले मैं पैनलिस्ट ने कहा था कुछ देर पहले कि एक हाइपर लोकलाइज्ड इलेक्शन है। इट इज नॉट अ हाइपर लोकलाइज्ड इलेक्शन। दतिया इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग नेशनल प्रेफरेंसेस। दतिया एक राष्ट्रीय जागृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, नेशनल कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ दतिया नहीं भाई साहब, बाकीपुर का भी रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर धर्म को चोट पहुंचाई, जिस प्रकार से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का एपिसोड सामने आया और जिसमें अभी तक कोई जवाबदेही सामने नहीं आई है। दूसरा, जिस प्रकार से हमारे छोटे छोटे और मासूम बच्चों को बर्बरता से, क्रूरता के साथ, हाईली इनसेंसिटिव, असंवेदनशीलता के साथ जो है जिस प्रकार से उनकी पिटाई की गई। इसके अलावा तीसरा, जो मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनका जो कथित घोटाला उज्जैन में सामने आया। इसके अलावा जो फार्मर्स में अनरेस्ट है, किसानों में जो अनरेस्ट है। सुनिए ना स्वतंत्र जी, जरा सा ठीक है, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं विपक्ष के नाते, अब ठीक है, नहीं उत्साह जरूरी भी है सर, इनके पाले में नतीजे है, लेकिन वो बात बताइए ना, आप 2023 से तो आपके विधायक थे वहां राजेंद्र भारती जी, फिर बस से वो विरोध की तस्वीर चाहूंगा कि इस स्वतंत्र जी जो बात कह रहे हैं सब माने, सब सही है, पर दतिया के कैंपेनिंग में आपके तमाम दिग्गज थे, जीतू पटवारी, उमंग संघार, दिग्विजय सिंह, हरीश चौधरी, तमाम नाम थे।
किसी ने ना वहां जैन जी का कभी उदाहरण जिक्र दिया, ना जिक्र किया, हाँ। ना राम मंदिर चोरी का जिक्र किया, ना मोहन यादव के मुद्दे का तो जिक्र मैं किया, आपसे समझने कोई वाला था जिक्र नहीं हुआ वहां पर। वो राष्ट्रीय मुद्दे क्या उपचुनाव और इस तरह से रीजनल वहां इलेक्शन में जिक्र फैक्टर होते किसी ने हैं, कोई जिक्र नहीं किया वहां। नहीं हुआ। तो फिर आज इस रिजल्ट के बेस में स्वतंत्र जी उसको क्यों बेस बना रहे हैं? सवाल तो यही है ना। जी अजय जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारा अनुभव तो लगभग शून्य है उनके सामने। लेकिन मैं आपसे राघवेंद्र जी एक बात बोलूं कि आप एक क्या जीतू पटवारी जी को या उमंग सिंघार जी को या किसी भी व्यक्ति को इस बात की चर्चा करने की आवश्यकता है? मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, जन जागृति, मास आपने एक और शब्द कॉन्शियसनेस कहा कि दतिया राष्ट्रीय रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्लेस बना हुआ है। जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, दतिया को नेशनल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कर रहे हैं, तो वो मुद्दे आपको उठा रहे थे ना, वही तो वजह से सवाल कर रहे हैं। क्यों नहीं बात की आपने? जीतू पटवारी जी ने अपने वक्तव्यों में कई बार इन राष्ट्रीय मुद्दों का उल्लेख किया, जिस चढ़ावा चोरी का भी उल्लेख किया और जेनजी प्रोटेस्ट का भी उल्लेख किया। लेकिन सूचना और प्रसारण की इस क्रांति के दौर में नेता इस बात को उठाए या ना उठाए, लोगों की चेतना का जागरण जो है वो आप जैसे पत्रकार राघवेंद्र जी कर देते हैं। आप जैसे ईमानदार पत्रकार और हमारे स्वराज टीवी जैसी एक जन जागरूक पत्रकारिता जिस प्रकार की करती है, इससे दतिया की जनता तक या किसी भी व्यक्ति तक जो है जानकारी बिल्कुल अच्छे से पहुंच जाती है। संप्रेषण जो है, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्विफ्ट है आज की डेट में। आपको मुद्दा उठाने की आवश्यकता नहीं है। पीपल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लोग हर चीज समझते हैं। अगर आप इस पूरे के पूरे चुनाव का आखिरी में जब हम चुनाव जीत जाएंगे, इसका पॉलिटिकल डायग्नोसिस करेंगे, जब राघवेंद्र जी जब आप इसका एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल डायग्नोसिस करेंगे, तो आप पाएंगे कि दतिया एक राष्ट्रीय जागृति की आहट को प्रदर्शित कर रहा है। दतिया एक अंत की शुरुआत कर रहा है, अंत की शुरुआत। और दतिया चुनाव के बाद आप राघवेंद्र जी, आप जैसे पत्रकार और हम सब लोग एक नए युग का आगमन, एक नए युग का आगाज देखेंगे। बस इनके पास गिनती के दौर रहेंगे, 2-2.5 साल जितने निशान दिन और जी, मजे मारना है, मार लें। क्या लगता है? मैं थोड़ा असहमत हूं इससे राघवेंद्र जी और निशान जी भाई। किसी अगर पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट इंजीनियरिंग की बात स्वतंत्र जी कह रहे हैं जो होती है, अगर वो हुई होती तो दतिया का पोलिंग परसेंटेज 85% के ऊपर होगा। हाँ, मैं बोलूं सर, वो एक बड़ा सवाल तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर। हाँ, छोटा सा रिएक्शन फिर निशान जी के पास ले जाना जल्दी से स्वतंत्र जी। निशान जी मैं एक मिनट वो बोल रहे हैं स्वतंत्र जी। हाँ, स्वतंत्र जी, हाँ, कह लीजिए। निशान जी मैं थोड़ा सा जी। सर देखिए बात इस चीज की है कि देखिए अजय जी तो मुझे लगता है 35-40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। सर एक सिंपल सी बात है कि अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट इलेक्शन कराएंगे, फ्रीक्वेंट इलेक्शन मतलब इलेक्शन हुआ और 2.5 साल में क्या करामात हुई, कैसे हुई, किसी से छुपी नहीं है। जबरदस्ती इलेक्शन दतिया पे थोपा गया, तो दतिया में जबरदस्ती इलेक्शन जब थोपा गया तो फिर लोग जो है ये इलेक्शन के फ्रीक्वेंटली होने से कहीं ना कहीं थोड़े डिसइल्यूजन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़े असंतुष्ट हो जाते हैं, उनके अंदर एक फैटीग आ जाता है। तो इस फैटीगनेस की वजह से, फैटीगनेस की वजह से भी वोट शेयर गिरा। निशान जी, मैं क्या वो एक न्यूट्रल फैक्टर- हाँ, छठे राउंड में जैसे ही आपने ये समाचार सुनाया कि 1800 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं, स्वतंत्र जी का उत्साह हम समझ पा रहे हैं। उनका वो जरूरी भी है, बिल्कुल बिल्कुल लाजमी है। उनका टोन भी जिस अंदाज में उठा तो वो मैं समझ पा रहा हूं। हाँ। लेकिन कुछ बातें हमें समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, दतिया का चुनाव थोपा नहीं गया है। आपके ही विधायक जिन्हें कल आपने निष्कासित किया है, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, घोटाले का आरोप था। इस देश की न्यायपालिका ने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया, जिसके बाद इस देश के चुनाव आयोग ने उस चुनाव को संपन्न कराया है। उसी चुनाव आयोग ने जिस पर आप रात दिन आरोप लगाते हैं, उसी चुनाव आयोग ने जिसके द्वारा कंडक्ट कराए गए चुनाव में इस वक्त आप 1800 वोट से आगे चल रहे हैं। पूरे चुनाव में आप ईवीएम का रोना रोते रहे। इस वक्त आप बताइए, आप दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या इलेक्शन फेयर नहीं हुए? आप इस बात को समझिए कि 2014 से आज हम 2026 में खड़े हैं। 50वां उपचुनाव है मध्य प्रदेश में। 71% चुनाव हम जीते हैं, बाकी 39% पर आपने विजय हासिल की है। 31 चुनाव विधानसभा के उपचुनाव में हम जीते हैं, बाकी 18 चुनाव आप जीते हैं। अगर आज हम जीतते हैं तो ये 32वां होगा, और अगर आप जीतते हैं आज तो ये 19वां होगा। तो फेयर इलेक्शन इस प्रदेश की, इस देश की परंपरा रही है। ये बड़ा दुखद होता है जब आप जीत जाते हैं, तब आप कोई आरोप नहीं अभी लगाते। लाइव कर लेते हैं, डेमो कर लेते हैं। स्वतंत्र जी दिल पे हाथ रख के कहिए ना कि फेयर इलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं। देखिए निशान जी जो है, मैं इनको पत्रकारिता के जीवन से इनको फॉलो करता आ रहा हूं। बड़े विद्वान पत्रकार रहे हैं, ये बात मानता हूं। आज विचारधारा अलग रही है, लेकिन निशान जी अपनी ही पुरानी दिल से हाथ हटा लिया आपने, रख के वो बात कह लीजिए फिर। राइट साइड में लेफ्ट है कि राइट है? अच्छा, लेफ्ट। मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, राघवेंद्र जी, निशान जी, अजय जी, चुनाव के जीत हार से बहुत ऊपर है। इलेक्शन फेयर हुआ कि नहीं साहब? एक लाइन बोलिए ना, इलेक्शन फेयर हुआ कि नहीं? नतीजे आपके पक्ष में आएंगे तो ही इलेक्शन फेयर, नहीं ना आए तो इलेक्शन फेयर नहीं। ऐसा है क्या? देखिए भाई साहब, ऐसा है, नतीजे हमारे पक्ष में आए चाहे ना आए,
लेकिन हम इस चीज से सहमत हैं, इस चीज के खिलाफ अरे एक लड़ते रहेंगे। स्टेटमेंट क्या दीजिए ना, चुनावी जमीन statement- समतल, राघवेंद्र जी, चुनावी जमीन समतल नहीं थी, चुनावी जमीन समतल नहीं थी, डॉक्टर देयर वाज नो लेवल प्लेइंग फील्ड। ये आरोप लगाना मुझे लगता है मैं ठीक उसके पहले एक टिप्पणी करना चाह रहा हूं। सर। हाँ ठीक है, डॉक्टर सत्यप्रकाश मैं एक टिप्पणी- मैं एक- चालू करेंगे, लेकिन अजय सर आप अपनी मैं एक टिप्पणी point करना चाह रहा, जो सतन जी बात कर रहे थे, वो हाँ। बात कर रहे थे, बात तय है कि चुनाव अच्छा हुआ, लेकिन कांग्रेस ने जो सतन जी कह रहे थे, हो सकता है उनका अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, पार्टी का स्ट्रेटजी हो, पर हकीकत यह है कि कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी बदली इस बार। नरोत्तम मिश्रा के आंसू पोंछने से बीजेपी के वोट कम होंगे, कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे, तय हो गया था। जिस दिन नरोत्तम मिश्रा रोए थे, उनके लोगों ने हंगामा किया था, उस दिन था कि नरोत्तम मिश्रा और उनके कार्यकर्ताओं के आंसू जो भी पोंछेगा। और कांग्रेस ने बड़ी अच्छी बात की कि उनके आंसू पोंछने के लिए वो हाथ आगे नहीं आए जिन हाथों को लेकर के बीजेपी आरोप लगाती, उन्होंने बंटाढार कर दिया, उन हाथों को पीछे कर दिया गया और जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जैसे नए चेहरे, युवा लीडर्स ये आगे आए। और आप देखिए कि जीतू पटवारी की एक भी सभा ऐसी नहीं हुई जिसमें कि 5000 की भीड़ हो, 50 लोग, 100 लोग, 10 गांव। तो ये स्ट्रेटेजी जो कांग्रेस ने बदली है, डोर टू डोर कैंपेनिंग, वो उसका फायदा इस चुनाव में साफ दिखाई पड़ रहा है। और वो नेता, फिर मैं कह रहा हूं नाम लिए बिना, कि जिन पर बीजेपी एग्रेसिव हो सकती थी, मिस्टर चाहे वो बंटाढार हो, पर्जा हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारे नेता बैकआउट पर रहे और उसका फायदा कांग्रेस को मिलता दिखाई पड़ रहा है फिलहाल छठे राउंड के बाद तो सत्यप्रकाश जी कांग्रेस के जो पास हैं। बड़ा था। सत्यप्रकाश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे समझ लेते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातें हुई, वोटिंग परसेंटेज को लेकर बातें हुई, समीकरण को लेकर बातें हुई, जातीय समीकरण को लेकर बातें हुई, लेकिन इस वक्त जो सब तस्वीरें सामने है, कांग्रेस के पक्ष में ये रिजल्ट अब तक है छठे राउंड के बाद, क्या संकेत, क्या एक इंडिकेशन आप देख पा रहे हैं अब तक इस दतिया चुनाव में? क्या लग रहा है कि कौन सा वो बड़ा फैक्टर था जिस पर यह इमारत खड़ी हो रही है इस वक्त? देखिए, आपके जो चैनल पर जो हमारे पैनल साथी हैं, कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है, हालांकि उनका जो सोच है वो कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर है। हाँ, पब्लिक रैली के लिए अगर ये इनका स्पीच होता तो बहुत अच्छा होता। शायद ये धरातल पर इनको जानकारी नहीं है कि दतिया बाईपोल पर क्या हुआ। दतिया बाईपोल में सिर्फ 2 ही फैक्टर चले हैं, कास्ट एंड कैंडिडेट, और जो कैंडिडेचर है जो वहां पर भाजपा का, जिसमें नरोत्तम मिश्रा का टिकट ड्रॉप करना एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए अगर वहां डिफीट हो रही है माना जा सकता है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने लगातार प्रयास किया है कि उनका जो सपोर्टर्स था उस सपोर्टर्स को न्यूट्रलाइज करें और पार्टी की मेन स्ट्रीम की तरफ ले आए, लेकिन मुझे लगता है वो कारगर नहीं हुई। स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस ने जो कैंडिडेट घोषित किया, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की वो सबसे बेहतरीन समझदारी रही कि चाहे वो राजेंद्र भारती की किसी की फैमिली से, अवधेश नायक जो नाम लाइन में थे, उनमें से लाते तो शायद इतना इंटरेस्टिंग या इतना क्लोज फाइट वाला इलेक्शन ये नहीं होता। चूंकि भले ही वो एक एक्स रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट, लेकिन ये माना जाता है उनके बारे में कि वो कहीं ना कहीं आम जनता, गरीब, उनके राजा हैं, ऐसा जनता दतिया की बोलती है। और कांग्रेस ने, मुझे लगता है ये सही डिसीजन रहा है, जिस कारण वहां कांग्रेस फाइट में सामने लगातार दिख रही है। देखिए, अभी भी ये नहीं कहा जा सकता, शुरुआती दौर में आपने देखा कि वहां बीजेपी आगे दिखी, लेकिन बाद में कांग्रेस भी वहां आगे लगातार चल रही है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो अगर रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में जाता है तो ये मान के चलना कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो 2014 के बाद जो ट्रेंड दिखा कि सेंट्रल लीडरशिप ने जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन को पूरी भाजपा ने देश भर में ऐसे मान लिया, चाहे वो किसी पर कुठाराघात रहा हो, किसी के राजनीतिक जीवन पर बड़ा संकट पड़ा हो, लेकिन उसको लोगों ने जाहिर नहीं होने दिया। दतिया ही एक ऐसी जगह है जहां 2008 के बाद नरोत्तम मिश्रा ने इस सीट को सैफ्रॉन कलर दिया, और वहीं पर यह चीज देखने को मिली। आपने देखा होगा कि मास लेवल पर रेजिग्नेशन, चाहे हाईवे ब्लॉक हो या फिर शहर में चक्का जाम हो, इन सब घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप के, भाजपा के उस डिसीजन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है, जिसके कारण मुझे लगता है कि जो वहां की कॉमन पब्लिक है या जो वोटर्स है, उसने भारतीय जनता पार्टी के उस डिसीजन को, भले ही नरोत्तम मिश्रा ने लाख प्रयास किए हों और किए भी हैं, मुझे लगता वो उनकी समझ में नहीं आए। ये माना जा रहा था कि अगर स्वाभाविक रूप से जो उम्मीदवार थे, अगर नरोत्तम मिश्रा को भाजपा टिकट देती तो शायद रिजल्ट कुछ और ही होता। इसी कारण जब तक ये पता नहीं था भारती को, राजेंद्र को,
कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट ड्रॉप हो सकता है, इसलिए उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य के चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था। लेकिन बाद में उनकी नाराजगी, क्यों, उनको लगा कि अब शायद मैं बेटे को या पत्नी को चुनाव लड़ाता तो शायद हम बहुत अच्छी स्थिति में आ सकते थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो नरोत्तम मिश्रा पर आक्रमण किया है वो उनकी जातीय राजनीतिक जो अनबन है वो सीधा सीधा स्पष्ट होती है कि उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि नरोत्तम मिश्रा के पीछे वो पेड न्यूज के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक गए। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने उनके बहुत पुराने केस 2011 का या 2005 का कब का केस था उसके पीछे लग पड़े और उनको इस हद पर लाए कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन मेंबरशिप से हो गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये चुनाव जो पूरा है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के टिकट ड्रॉप होने के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। अब बात आती है यहां बहुत महत्वपूर्ण चीज कि जो थर्ड फ्रंट है एएसपी, ये एक अलार्मिंग बेल दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 20 साल या 15 साल पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में जिसका मॉडल बायपोलर है, वहां पर एक तीसरा फ्रंट बीएसपी हुआ करती थी जिसके मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के दहाई के अंकों भी क्रॉस कर गई और वोट शेयर देखा जाए तो पिछले चुनाव में उनका बहुत बेहतर रहा। लेकिन मायावती के पॉलिटिकल डिक्लाइन होने के बाद कहीं ना कहीं उनका जो वोट शेयर है मध्य प्रदेश में लगातार घटा। लेकिन अब ये आहट उस क्षेत्रों में दिख रही है जहां मध्य प्रदेश के वो बॉर्डर्स जो यूपी से लगते हैं, उन बॉर्डर्स पर कहीं ना कहीं जाके वो टिकती हुई नजर आ रही है कि दोबारा रिवाइव हो रहा है उस वोट बैंक का एएसपी के रूप में, क्योंकि तभी तो कहीं ना कहीं इनके लिए माना जा रहा था कि ना कुछ वोट ले पाएंगे, वो कहीं ना कहीं या तो दलित वोट या ओबीसी के कुछ वोट खींचने में कामयाब होते हुए। हालांकि वहां 10 से 14 से 15,000 वोट यादव वोट भी है, लेकिन जो रिपोर्ट्स कहते हैं यादव वोट्स डॉक्टर मोहन यादव के कारण बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में नहीं मिला है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहां दामोदर यादव जिनकी कम्युनिटी यादव है उनको ये वोट मिला होगा। मुझे लगता है दलित और कुछ ओबीसी कम्युनिटी के वोट उनको मिले हैं, जिसके कारण ये एक मध्य प्रदेश की राजनीति में अलार्मिंग बेल अपकमिंग इलेक्शंस के लिए हो सकती है। ठीक है बिसेन साहब, सारा मामला फिर वही नरोत्तम मिश्रा के आसपास, क्योंकि छठे राउंड के बाद भी जब आप लोग पिछड़ते नजर आ रहे हैं तो उसी के इर्द गिर्द घूमता नजर, वही बात शर्मा जी भी कह रहे हैं। कोई मलाल इस वक्त है, लग रहा है कि कोई एक गलती हुई उस वक्त, शायद ऐसा ना होता तो तस्वीरें आज कुछ और होती। इसको लेकर कुछ चल रहा है आपके मन में? देखिए, मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूं कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषण के अपने अपने सिरे होते हैं, लेकिन 6 राउंड की गिनती के बाद किसी को हारा हुआ और किसी को जीता हुआ मान लेना बहुत मेरे ख्याल से अन्यायपूर्वक होगा। और ये मुझे लगता है थोड़ा इंतजार किया जाना चाहिए, क्या पता तस्वीर बदल जाए। 10 राउंड के बाद आप ही बताएं कि आशुतोष तिवारी जी 2000 वोट से 4000 वोट से आगे चल रहे हैं, तब हम इस विश्लेषण को किस दिशा में ले जाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में 164 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में रात दिन काम कर रही है। 2023 में दतिया की जनता ने जनादेश हमारे पक्ष में नहीं दिया था। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हो रहा है, यह चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां के तत्कालीन विधायक भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए गए, कन्विक्टेड रहे, डिस्क्वालीफाई किए गए। इसके बाद यह चुनाव हो रहा है। ठीक है, आगे पीछे का दौर चल रहा है, बिल्कुल कांटे का मुकाबला हम महसूस कर पा रहे हैं और ठीक है, अब तक का जो जनादेश है हमें वो स्वीकार है। विश्लेषण के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, अपने अपने गणित हो सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी चयन भारतीय जनता पार्टी का विशेषाधिकार है। यह हमारी पार्टी तय करेगी कि वहां से कौन प्रत्याशी होगा। आप महज 1800 वोट से पीछे हो जाने पर अगर यह कह दें कि प्रत्याशी चयन गलत है, यह कैसे हो सकता है? यह तो हमारी पार्टी तय करेगी। इस देश में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के 80% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक इलेक्शन में 1800 वोट से पीछे हो जाने पर यह कह दिया जाएगा कि इस देश में नई जन जागृति का दौर आ गया। बड़ा बड़ा अन्यायपूर्वक यह विश्लेषण होगा मेरे ख्याल से राघवेंद्र जी। नहीं, ठीक है। सत्यप्रकाश जी से पूछना चाह रहा था, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी से एक मेरे मन में डॉक्टर साहब एक मेरे मन में सवाल आ रहा था, बहुत देर से मैंने कहा आपसे शेयर करूं। उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी को राघवेंद्र 1989 के लोकसभा चुनाव से लगातार कवर कर रहा हूं। कप्तान सिंह सोलंकी हमारे हुआ करते जुमाने, उनके साथ मैंने पहली बार चुनाव के क्षेत्र में घूमा 1989 के लोकसभा चुनाव में। और जिस एनालिसिस के साथ मैं करता हूं कि बीजेपी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है,
जितना कांग्रेस को देखा उससे ज्यादा बीजेपी को नजदीक से देखा है। बीजेपी में एक दो शब्द इसका जवाब बिसेन जी नहीं दे पाएंगे, वो है कि मलाल नामक कोई शब्द उनकी डिक्शनरी में है नहीं। बड़ी निर्दयता के साथ टिकट काटने मैंने देखा है, बड़ी निर्दयता के साथ कि अब तो बहुत जिनके नाम भी नहीं सुने उन लोगों ने, उन नेताओं को मैंने देखा है, चाहे वो नरेश जौहरी साहब। एक्सेप्टेंस भी है, स्वीकारिता भी है पार्टी के भीतर, ये भी देखने को मिलता है। भले उनके समर्थक नाराज जरूर हो जाते हैं, दतिया में भी यही हुआ, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने स्वीकार किया कि चलो ठीक है, भले तस्वीरें कुछ और रही, वो अलग वैसे हो सकता है। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि बीजेपी में मलाल शब्द नहीं उनकी डिक्शनरी में, डिक्शनरी में आगे से मैं कहना चाहूंगा, हमारा प्रत्याशी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, ये हमारी नीति है, हम इस नीति पर काम करते हैं। नहीं, ये प्रक्रिया तो कांग्रेस में भी हुआ करती है वैसे भाई, ये वहां भी प्रत्याशी। लेकिन मैं जो मुद्दे की बात कर रहा था कि एक तो बीजेपी में मलाल शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं होता है, ये मैंने देखा है, क्योंकि बीजेपी गाइडेड नहीं होती, अपनी पार्टी बीजेपी गाइडेड कहीं से होती है, उस जहां से गाइडेड होती है ना वहां मलाल शब्द नहीं है। दूसरी बात मैं सत्यपाल भाई आपसे जानना चाह रहा था कि कुल मिलाकर के कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, मुझे लग रहा है व्यक्तिगत तौर पर कि नुकसान आखिरकार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का होगा। अगर बीजेपी इस चुनाव में जीत जाती है तो चूंकि 2 साल मुश्किल से बचे हुए हैं, आशुतोष मिश्रा को आप भी जानते हैं जिस कैडर से आते हैं, और 2 साल का चुनाव है, अगले 28 के विधानसभा चुनाव में वो सबसे प्रबल दावेदार होंगे और उनका जो बैकअप है, बैकग्राउंड है, उसके चलते टिकट उनको ही मिलेगा, नरोत्तम मिश्रा साइड हो जाएंगे। और अगर बीजेपी हार जाती है तो भी दोष मर दिया जाएगा नरोत्तम मिश्रा पर, और आखिरकार नुकसान नरोत्तम मिश्रा जी का होगा। इससे आप कितना सहमत हैं? अब देखिए त्रिपाठी जी, आपका बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये जी, क्योंकि इसको ऑन एयर बोल पाना बड़ा मुश्किलात होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं आपको। देखिए, नरोत्तम चुनाव अगर बीजेपी वहां चुनाव हारती है जी, तो ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी वहां दोबारा आशुतोष को रिपीट करेगी या नरोत्तम मिश्रा के लिए नया द्वार खोलेगी या उनके अगेंस्ट बड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, अगर नरोत्तम मिश्रा, जैसा कि बीजेपी के सोर्सेस कहते थे, ऑफिशियल नहीं है, कि वो सर्वे में पीछे रहे इसलिए उनका टिकट ड्रॉप किया गया, ये टिकट ड्रॉप नहीं था, बेसिकली ये इंटरनल पॉलिटिक्स का एक रिजल्ट था जिसके कारण उनका टिकट ड्रॉप किया गया। जबकि ये माना जा रहा था, इवन कांग्रेस कैंप में भी ये बात मानी जाती थी, आपने गाहे बगाए सुना भी होगा, इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी लोगों ने, कांग्रेस के कई लीडर्स ने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा होते तो चुनाव कुछ और होता। तो अगर वो इतने वीक थे तो फिर उनका टिकट ड्रॉप क्यों किया? स्ट्रांग थे जो चुनाव को पलट सकते थे, तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया? तो कहने का तात्पर्य है कि हालात बदलते हैं, आज जो हालात हैं वो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर भाजपा जीत गई तो निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए कि जो सिटिंग एमएलए होता है, चूंकि उनका बैकग्राउंड भी आशुतोष का आरएसएस का है, नए हैं और नई लीडरशिप लाने का जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, उसके तहत नरोत्तम मिश्रा का वहां दतिया से तो मुझे लगता फिर भविष्य नहीं होगा। उन्हें दूसरी अपनी राह या दूसरी जगह डिलिमिटेशन अगर होता है तो तलाशनी होगी। पर मैं कह ये सकता हूं कि आपने भले यहां भाजपा के स्पोक्स पर्सन विद्वान है, कुछ भी कह सकते हैं कि उनका कमल का फूल लड़ता, सब कुछ लड़ता, मैं सब मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ती, संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है, बड़ा ताकतवर है, चुनाव में देखा भी गया है। लेकिन जो प्रयोगधर्मी पार्टी कही जाती है, कई बार आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी प्रयोग किए हैं वो इत्तेफाकन सफल रहे हैं, इसलिए आपको उसकी वाहवाही मिल रही है। लेकिन आप चाहे बांकीपुर देख लें या दतिया देख लें, दतिया में स्वाभाविक उम्मीदवार का टिकट ड्रॉप करना, जिन हालातों में ड्रॉप किया, अगर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही नरोत्तम मिश्रा को कह देती कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो शायद इतना बैड इंपैक्ट वहां के कार्यकर्ताओं में नहीं पड़ता। देश में आप ही बताएं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मुझे कहां ऐसा घटनाक्रम घटा कि सिटिंग बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने रिजाइन इस कारण से किया हो कि फलाने व्यक्ति को टिकट काट दिया। वहां के नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो स्थानीय निकायों के हो, ग्रामीण निकायों के हो, उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिए, पार्टी के सभी ऑफिस बेयरर्स ने रेजिग्नेशन कर दिए। ये बड़ा घटनाक्रम के रूप में देखना चाहिए। सेंट्रल लीडरशिप के जो डिसीजन है सब जगह एक जैसे नहीं होते हैं, कई बार धरातल पर जो पार्टी की डिमांड है उस पर ज्यादा सत्यप्रकाश शर्मा जी बेहतर रिजल्ट सामने आने को दिखते हैं। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता एक बड़ी खबर है, 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर मतगणना भी जारी है, उसको लेकर जानकारी जरा दे दे। वहां से अपडेट सामने है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस इस वक्त आगे है, घनश्याम सिंह
अब तक 6 राउंड के वोटिंग्स के बाद 1800 वोटों से आगे चल रहा है। गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी इस वक्त आगे है, वही बिहार की बांकीपुर से जेएसपी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। वहां 7वें राउंड की काउंटिंग जारी है बिहार में, जहां प्रशांत किशोर आगे हैं। वही गुजरात में बीजेपी आगे है मांजलपुर सीट पर, और दतिया में स्वतंत्र जी, दतिया में इस वक्त आप लोग आगे जरूर चल रहे हैं। लेकिन एक चलते चलते आखिरी सवाल आपसे जो मैं लेना चाह रहा था, अभिषेक जी जो भी कह रहे थे कि अपनी जीत पर इतना एतबार मत करिए, जो बाजी वो पलट भी सकती है। स्वतंत्र जी, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल कटेगा। कमल कटेगा। लेकिन अब तक वो दिल पर हाथ आपने रखी नहीं। मैं चलते चलते चाह रहा हूं कि बात कहिए तो जनता के बीच एक मैसेज तो ये हाथ जो है, ये हाथ जो है ये दिल पे ही रहता है हमेशा। ये हाथ और दिल से कभी अलग नहीं होता, आप तो जानते हैं। लेकिन इस हाथ को कितना साथ मिलेगा जो छठे राउंड की गिनती हुई है। विसेन साहब कितने आश्वस्त थे? मैं आखिरी रिएक्शन आपसे हम ले ये रहा हूं। चुनाव जीतने जा रहे हैं और मैं बहुत सम्मान से डॉक्टर शर्मा साहब की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। सर 2014 से, मैंने भी इसका जिक्र थोड़ी देर पहले किया भी था, 2014 से जो उपचुनाव मध्य प्रदेश में हुए हैं, ये 50वां उपचुनाव है। हमारी जीत का स्ट्राइक रेट 71% है। यानी हम लेकिन सर शर्मा जी कह रहे थे कि हर प्रयोग सफल नहीं, यानी 39% चुनाव में हम हारे हैं। यानी 39% चुनाव हम हारे हैं। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। और आप लोग स्वतंत्र जी या तो जीतते हैं या फिर आरोप लगाते हैं, ऐसा? नहीं, निशांत जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। निशांत जी ने क्या बात बोली है, मतलब मैं उसमें अभी तक की डिबेट में एकमात्र बात से जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूं वो ये है, चलिए हम भी या तो जीतते हैं या सीखते हैं। जी सर, मैं तो सिर्फ कह रहा था कि जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट वाले मुद्दे पर बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हारे या जीते, बीजेपी को हम तब से देख रहे हैं जब बीजेपी में 2 सीटें हुआ करती लोकसभा की। नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, अजय बिश्नोई, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, उधर सेजवलकर जी, ये एक पूरे इलाके में ऐसे लोग हैं जिनको कि आप हार जीत से उनका आकलन नहीं कर सकते। कांग्रेस में जो स्थिति अजय सिंह राहुल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, उन नेताओं की जिनका औरा हार जीत से बहुत ऊपर है, इसलिए ये कह पाना कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाता था, ऐसा होता हो जाता, इन लोगों का हार जीत से बहुत ऊपर हो गए हैं ये लोग। चलिए तस्वीरें जो कुछ भी हो, इस वक्त ये तस्वीर है और ये अपडेट है कि इस वक्त कांग्रेस दतिया में आगे चल रही है 1800 वोटों से। लेकिन निशांत जी भी आश्वस्त है, इनकी पार्टी भी कह रही है कि अभी इंतजार करिए साहब, अभी तो तस्वीरें आनी बाकी है। इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया स्वतंत्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपका बहुत शुक्रिया। तो ये खास चर्चा रही, आगे चर्चा लगातार जारी रहेगी, पल पल की अपडेट हम आपको दतिया उपचुनाव के देते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट यही है कि दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह 1800 वोटों से आगे चल रहे हैं। 9 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, 6 राउंड की काउंटिंग के बाद 1800 वोट से आगे है। देखने वाली बात होगी कि ये तस्वीरें आगे कितनी बदलती हैं, आंकड़ों में कितना उलटफेर होता है, और किसके पलड़े में 15वें राउंड के बाद ये जीत और हार की खुशी जो है, और किसके तरफ गम की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी। आगे तस्वीरें साफ होंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, पल पल की अपडेट आप स्वराज एक्सप्रेस पर हमारे साथियों के साथ देखते रहेंगे। नमस्कार।